Hello everyone, I am Almaz Beg from Bhopal and in today's class I will teach you lesson 3. आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 11 की NCERT द्वारा प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हॉर्नबिल, इसका लेसन 3 पढ़ाऊंगी। लेसन 3 एक शॉर्ट पोएम है जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। आगे देखते हैं। इस पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिन पिक्चर्स को स्टडी करने के बाद आपको पोएम आसानी से अच्छी तरह समझ में आएगी। In front of you there is a picture of a laburnum tree। यहाँ आपके सामने लेबरनम ट्री का एक चित्र है। लेबरनम ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं, जो उसके फूल होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। और यहाँ इस पोएम में येलो कलर का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व बताया गया है। आगे देखिए। In this poem, the poet has described a bird also। इस कविता में कवि ने एक पक्षी की बात की है और उसका नाम है गोल्डफिंच। ये गोल्डफिंच बर्ड है जो अमेरिका में पाई जाती है और इस पक्षी का जो बॉडी है वो भी येलो कलर का होता है। जिस प्रकार आपने भी देखा कि लेबरनम ट्री के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो भी येलो कलर के ही होते हैं। यहाँ पर देखिए लेबरनम टॉप जो है ये किसने लिखी है, किसने कंपोज की है? टेड ह्यूज ने इसको लिखा है। टेड ह्यूज द्वारा ये कविता कंपोज की गई है। आगे देखते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पोएम रिसाइट करके बताऊंगी और पोएम रिसाइट करने के बाद उसमें आने वाली वोकैबुलरी जहां मुश्किल है उनको मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम फॉर यू। मैं आपको ये पोएम रिसाइट करके बताती हूँ। लिसन द रेसिटेशन केयरफुली एंड आफ्टर माई रेसिटेशन गेट्स ओवर, आपको इस कविता को रिसाइट करने का, पाठ करने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। ये 3 जो पंक्तियां हैं ये इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं, कविता की प्रारंभ की पंक्तियां हैं। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यहाँ in these lines the poet wants to say, कहना चाहते हैं कि जो लेबरनम ट्री है, यहाँ इंडिया में इसे हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। तो ये जो लेबरनम ट्री है, इसका जो टॉप है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, भाग है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? कविता में बताना चाहते हैं कवि। साइलेंट क्वाइट एंड स्टिल। साइलेंट है, जो ट्री का टॉप है, ऊपर वाला भाग है, वो शांत है। क्वाइट स्टिल है और थमा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अब यहाँ इन द सेकेंड लाइन आपको समय बताया जा रहा है कि जिस समय की बात है जिसमें ये कविता कवि ने लिखी है वो आफ्टरनून यानी दोपहरी का समय है, जिसमें सनलाइट जो है वो येलो सनलाइट जो है वो लेबरनम टॉप पर पड़ रही है और जो ड्यूरेशन है वो सितंबर मंथ का ड्यूरेशन है। तो सितंबर मंथ में ऑटम सीजन होता है। ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, जिसमें ट्रीज के, पेड़ों की जो लीव्स हैं वो येलो पड़ जाती हैं। A few leaves yellowing, और अब बताया जा रहा है कि लेबरनम ट्री की जो लीव्स हैं वो भी येलोइंग यानी पीली हो रही हैं। All its seeds fallen, और उसके जो फ्लावर्स हैं उनमें जो सीड्स डेवलप हुए हैं वो सीड्स भी ड्राई होकर फॉलन यानी गिर चुके हैं। तो इन दीज 3 लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट द लेबरनम टॉप, लेबरनम वृक्ष का जो टॉप है, ऊपरी छोर है, वो शांत है, थमा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। दोपहर के समय में पीली धूप में जो लेबरनम ट्री है उस पर येलो फ्लावर्स हैं, पीले रंग के फूल हैं और उसकी लीव्स जो है वो भी ऑटम सीजन की वजह से पीली पड़ चुकी हैं और उसके सीड्स जो है, बीज वो जो है वो जमीन पर गिर चुके हैं। आगे देखते हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt,
She enters the thickness and a machine starts up, of chittering and of tremor of wings and trillings. इसी प्रकार आपको भी कविता को रिसाइट करने की प्रैक्टिस करना है. अब इन दीज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से, यहाँ कवि कहते हैं कि इस लेबरनम ट्री के ऊपर एक गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच जो है वो एक पक्षी का नाम है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था. गोल्डफिंच बर्ड आकर बैठती है विथ अ ट्विचिंग चिप, जिसकी जो आवाज है ट्विचिंग है. ट्विचिंग का मतलब होता है शॉर्ट एंड सडन साउंड. शॉर्ट यानी छोटी छोटी चींची की तेज चुभने वाली आवाज. A suddenness, a startlement at a branch end. Suddenness का मतलब है अचानक से. जब ये गोल्डफिंच बर्ड अपने ट्विचिंग साउंड के साथ छोटी छोटी तीखी आवाजों के साथ आकर इस ट्री के ऊपर आकर बैठती है, लेबनन ट्री के ऊपर, तो अचानक से स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट का मतलब है हैरान हो जाने वाली, जिससे कि हम सुनकर डर जाएं. एट अ ब्रांच एंड, और वो कहाँ बैठती है? एक ब्रांच कहते हैं टहनी को, जहां पे पेड़ का अंत हो रहा हो, ब्रांच के एंड पे अंतिम छोर पर आकर ये बैठती है. देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. फिर यहाँ पर इस गोल्डफिंच बर्ड को पोएट टेड ह्यूज ने कंपेयर किया है लिजर्ड से. लिजर्ड छिपकली को कहते हैं. स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना, होशियार, और अब्रप्ट मतलब होता है जो कि अचानक से कुछ भी कर दे. तो ये जो बर्ड है गोल्डफिंच बर्ड, ये लिजर्ड जैसी स्लीक है, चौकन्नी है और अचानक से कुछ भी कर देने वाली है, यानी आवाजें निकालती है जो कि बहुत ही छोटे छोटे चिपिंग साउंड्स हैं. देन व्हाट हैपेंस? शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. तभी वे अभी ब्रांच एंड पर आकर बैठी है और उसने ट्विचिंग चिपिंग साउंड जो है वो निकालना शुरू कर दिया है. एंड देन दिस बर्ड, दिस गोल्डफिंच बर्ड एंटर्स द थिकनेस. अब वो इस लेबरनम ट्री की थिकनेस यानी जहां पर पत्तियां बहुत घनी हो जाती हैं, ऊपरी भाग से, बाहर वाली ब्रांचेस से ट्री की थिकनेस यानी अंदर वाले भाग में एंटर करती है, अंदर जाती है. क्यों जाती है? एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और जैसे ही वे अंदर एंटर करती है ट्री की थिकनेस में, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन प्रारंभ हो गई हो, मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई हो, चलने लगी हो. क्यों? ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स. क्योंकि जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो चिटरिंग साउंड आने लगता है. चिटरिंग का मतलब है साउंड मेड बाय द बर्ड एंड इट्स चिक्स. क्यों? क्योंकि वहां ट्री की थिकनेस में इस गोल्डफिंच बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और उस नेस्ट में उसके छोटे छोटे चिक्स हैं, बेबीज हैं. एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसके बेबीज और वो दोनों मिलकर साउंड क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं चिटरिंग. और वहां पर फिर आवाज आती है ट्रेमर ऑफ विंग्स. ट्रेमर कहते हैं विंग्स यानी पर, जो पक्षी के पर हैं और उसके चिक्स के जो पर हैं उनको फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है. एंड थ्रिलिंग्स, और थ्रिलिंग्स यानी आनंदित होने की आवाजें ट्री की थिकनेस में से आने लगती हैं. आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपको लिजर्ड की तस्वीर दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ इन लाइंस में स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, इस गोल्डफिंच बर्ड को पोएट ने लिजर्ड से, छिपकली की अलर्टनेस और अब्रप्टनेस से कंपेयर किया है, उनकी तुलना की है. नाउ दीज लाइन्स वी विल स्टडी. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity, mask. Now what happens? आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में बताया कि the tree was still, silent. वृक्ष शांत था, कोई हलचल नहीं थी.
धूप का दोपहरी का समय है। बाद में वहां पर गोल्डफिंच बर्ड आके बैठती है और अपने बेबीज के साथ वो जैसे ही बैठती है तो ट्री के अंदर मानो इंजन स्टार्ट हो गया हो, कोई मशीन चलना शुरू हो गई हो। नाउ इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। होल ट्री यानी पूरा के पूरा जो पेड़ है, ट्री है, वो ट्रेम्बल्स यानी कंपित हो उठता है, कांपने लगता है यानी हिलने, और एंड थ्रिल्स और झूमने लगता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, मानो जैसे कि हर फैमिली यानी गोल्डफिंच बर्ड की जो फैमिली है उसका इंजन हो, ऐसा प्रतीत होने लगता है। शी स्टोक्स इट फुल। अब शी जो है वो गोल्डफिंच बर्ड के लिए रेफर किया गया है। गोल्डफिंच बर्ड जो है वो इट यहाँ पर उसके बेबी के लिए आया है। वो अपने बेबी को यानी अपने चिक्स को फुल करती है, उनको स्टोक्स यानी उनको भोजन कराती है, उनको फीड कराती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उनको फीड कराने के बाद आउट यानी बाहर, फ्लर्ट्स आउट यानी उड़कर वो एक ब्रांच एंड पर जहां पर की घना पेड़ नहीं है वहां पर आकर बैठ जाती है। फ्लर्ट्स का मतलब है मूव आउट। बच्चों, आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स को आपकी नोटबुक में लिखकर और उनके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग को नोट डाउन करना है, और आफ्टर राइटिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। आपको उनको याद भी करना है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड टू यू। इस कविता में कई साउंड बेस्ड, कलर बेस्ड वर्ड्स आए हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं मीनिंग में, उनको आपको लिखकर याद करना है। नाउ इन दिस लाइन, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, what happens now? The bird enters the thickness of the tree. Now she feeds its babies. वो अपने बेबीज को फीड कराती है और उसके बाद flirts out, वो fly out from the thickness of the tree, पेड़ के घने भाग से उड़कर वो एक ब्रांच एंड पर, बाहरी डगाल पर, उसकी छोर पर आकर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड, और वहां पर वो क्या दिखाती है? उसका बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अभी आपको बताया कि पोयम में येलो कलर की चीजों को मिलाया गया है, येलो फ्लावर्स ऑफ द ट्री एंड येलो लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्री एंड द येलो कलर ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। लेकिन जब ये तीनों ही येलो हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वहां पर कोई गोल्डफिंच बर्ड या कोई और पक्षी भी बैठा है। लेकिन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस बर्ड? हम कैसे इस पक्षी को पहचान पाए? इसके लिए शोइंग हर बार्ड फेस, अब उसका जो चेहरा है गोल्डफिंच बर्ड का, उसके चेहरे पर यानी उसके हेड पर निशान है, मार्क्स हैं। बार्ड मतलब होता है मार्क्स, निशान। मार्क्स विथ बैंड ऑफ कलर्स। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो येलो कलर की है, लेकिन उसके बॉडी और उसके फेदर्स और उसके हेड पर ब्लैक कलर के निशान हैं। तो उसको हम कहेंगे बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान, जो कि उसको उसके शरीर पर और उसके हेड पर बार्ड से दिखाई दे रही है, इन ब्लैक कलर के रंग से दिखाई दे रही है। तो जब ये गोल्डफिंच बर्ड ब्रांच एंड पर आकर बैठती है और उसके बॉडी पर जो ब्लैक मार्क्स हैं वो दिखाई देते हैं, तभी उसकी आइडेंटिटी हमें पहचान में आती है कि यहाँ इस लेबनन ट्री के ऊपर कोई बर्ड आकर बैठी है। आगे देखते हैं। You can see in this picture this goldfinch bird is yellow in color and there is a mark on its head and wings, and this goldfinch bird is feeding its babies. ये देखिए जहां पर पोएम में आपको बताया गया है she stalks it full, यानी जो पक्षी है वो इनको स्टॉक उनका जो पेट भरने के लिए बार बार लेबनन ट्री से उड़कर जाती है, फिर दाना लाती है और उनको फीड कराती है, उनको फुल कर देती है। नाउ द बेबीज आर फुल, द चिक्स आर फुल एंड द लेबनन एंड दिस गोल्डफिंच बर्ड हैज फ्लोन आउट फ्रॉम द ट्री, और वो आकर ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। Now these are the last 3 lines of the poem. Then with eerie delicate whistle chirp
whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. यहाँ इन लाइन्स में कविता का कंक्लूजन है, एंडिंग लाइन्स है। इसमें टेड ह्यूज बता रहे हैं कि अब उसका काम हो चुका है। गोल्डफिंच बर्ड ने अपने नेस्ट में जाकर अपने चिक्स को फीड करा दिया है और वो वहां से उड़कर ब्रांच एंड पे बैठ गई है। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिप, अब ईरी कहते हैं कुछ बुरी आवाज, स्ट्रेंज, अजीब सी आवाज को। तो जब उसका काम पूरा हो गया है तो वो ईरी डेलिकेट साउंड निकालती है। डेलिकेट यानी नाजुक सा, कोमल सा, अजीब सा, विसल यानी सीटी सीटी जैसा, चिरिप विस्परिंग जो कि वो धीरे से निकालती है। विस्पर करना मतलब धीरे से निकालना। तो ये पूरे साउंड रिलेटेड वर्ड्स हैं। व्हेन द फीडिंग इज ओवर द गोल्डफिंच बर्ड मेक्स ईरी डेलिकेट विस्लिंग साउंड, और वो भी कैसे, विस्परिंग है, वो धीरे से निकालती है आकर बाहर। एंड शी लॉन्चेस अवे, और वो लॉन्च करती है। यहां पर लॉन्च का मतलब है फ्लाइज ऑफ, आकाश में, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है आकाश की ओर। अपना काम पूरा करने के बाद ये गोल्डफिंच बर्ड वापस लौट जाती है इनफाइनाइट में, आकाश में। एंड लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अब वापस से जो लेबरनम ट्री है वो सबसाइड का मतलब है रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि लेबरनम ट्री जो है वो साइलेंट है, स्टिल है, शांत है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। जैसे ही ये बर्ड गोल्डफिंच वापस उड़ के आकाश में जाती है तो ये लेबरनम ट्री वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। टू एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, यहाँ पर इसका मतलब है स्टिल, थमा हुआ, जैसा कि वो पहले था उसी पोजीशन में ये लेबरनम ट्री आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये पोयम और इसके न्यू वर्ड्स और उनका मीनिंग और पोयम का जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आया होगा। टेड ह्यूज आप कक्षा 11th के बच्चों को नेचर यानी प्रकृति पर आधारित इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो ट्री है वो येलो है, उसके फ्लावर्स, लीव्स येलो हैं, वो शांत है, और बर्ड आकर वहां पर लाइफ डेवलप करती है, उसमें हलचल आ जाती है, वहां अपने बच्चों को फीड कराती है, और जब तक वो ट्री टॉप पर रहती है तब तक ट्री में जो है वो ट्रैम्बलिंग होती रहती है, उसमें हलचल, कंपन होता रहता है, और थ्रिलिंग और जॉय और आनंद और मजा आता है। और जैसे ही उसका काम पूरा होता है और गोल्डफिंच बर्ड वापस जाती है तो लेबरनम ट्री जो है वो सबसाइड्स टू एम्प्टी, वो अपने पुराने रूप में वापस रिटर्न करके आ जाता है। आगे कुछ इस पोयम पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। ये गोल्डफिंच बर्ड का पिक्चर है और यहाँ पर आपको उसका साउंड सुनाई देगा। ध्यान से सुनिए। तो आपने सुना कि कितना मधुर इस गोल्डफिंच बर्ड का जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग आपके लिए चुने हैं। आप इनको आपकी नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ट्विचिंग, ट्विचिंग मीन्स क्वीर और स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। क्वीर यानी मैंने आपको बताया था, हिंदी में भी बताया था कि ट्विचिंग मीन्स शॉर्ट एंड सडन, छोटी छोटी क्वीर आवाजें। एंड चिरिप, चिरिप का मतलब है चिरिप, चहचहाना,
चिड़िया के बोलने की आवाज, ये सारे शब्द जो हैं ज्यादातर वर्ड्स इसमें चिड़िया की आवाज से रिलेटेड हैं। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब है सरप्राइज्ड। स्लीक, स्लीक मतलब स्मूथ यानी कि चिकना। अलर्ट, अलर्ट मतलब है वॉचफुल, एक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब होता है सडन, अचानक से। देन चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स ट्विचिंग, ट्विचिंग यानी चहचहाना, चिड़िया के चींची करने को हम ट्विचिंग भी कहते हैं और चिटरिंग भी कहते हैं। टर्मर, टर्मर का अर्थ होता है शेकिंग, ट्रैम्बलिंग, क्वीर यानी हिलना, कंपित होना। नाउ ट्रिलिंग, ट्रिलिंग मीन्स म्यूजिकल नोट्स, यानी इस चिड़िया के बोलने में म्यूजिकल नोट्स भी निकलते हैं, गाने जैसी आवाज भी सुनाई देती है। देन ट्रैम्बल्स, ट्रैम्बल्स मीन्स शेक्स, हिलना, कंपित होना। ट्रिल्स, ट्रिल्स मतलब शार्प फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो ट्रिल्स यानी वहां पर उसके जो बेबीज हैं और हम भी जब उसको आते हुए देखते हैं तो शार्प फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह वाली फीलिंग आती है। स्टोक्स, स्टोक्स मतलब है फीड अबंडेंटली, अच्छे से अधिक मात्रा में बच्चों को भोजन कराना। एंड फ्लर्ट्स, फ्लर्ट्स मीन्स मूव इरिटिकली, इसको मैंने आपको हिंदी में भी लिखवाया था। फ्लर्ट्स का मतलब है बाहर की तरफ उड़ जाना। एंड ईरी, ईरी मतलब है मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, अजीब सा, चुभने वाला। एंड सबसाइड्स मतलब टू सेटल बैक, मूव, रिटर्न्स, वापस लौट जाना। नाउ ऑन दिस स्क्रीन देयर इज क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर आप प्रश्न उत्तर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं हम उनको स्टडी करेंगे, जिसको यहां पर थिंक इट आउट के नाम से आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। थिंक इट आउट के अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं वो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम? आप पोएम की बिगिनिंग और एंड दोनों में क्या चीज आपको समझ में आती है? द लेबनम ट्री इज साइलेंट एज इफ एम्प्टी। क्या समझ में आता है कि जो लेबनम ट्री है वो बिगिनिंग में भी साइलेंट था, यानी प्रारंभ में, शुरुआत में भी लेबनम ट्री कैसा था? साइलेंट। और एंड यानी अंत में भी वो साइलेंट और एम्प्टी था। एम्प्टी यानी खाली, उसमें कोई हलचल, कोई हरकत नहीं थी। नाउ व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? यहाँ पर पूछा गया है कि बर्ड के, गोल्डफिंच बर्ड के जो मूवमेंट्स है उसको किन से कंपेयर किया गया है, किन से तुलना की गई है। एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और किस आधार पर ये तुलना की गई है। द मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजर्ड्स। ये जो गोल्डफिंच बर्ड है इसके मूवमेंट को लिजर्ड्स यानी छिपकली से कंपेयर किया गया है। द बर्ड्स मूवमेंट इज स्लीक, और जो पक्षी है गोल्डफिंच उसके मूवमेंट कैसे हैं? लिजर्ड के समान है। स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट लाइक ए लिजर्ड। जैसे कि लिजर्ड के मूवमेंट होते हैं स्लीक, अलर्ट और अब्रप्ट, वैसे ही इस पक्षी के मूवमेंट है। वो बहुत अलर्ट है, होशियार है और चौकन्नी है, और अब्रप्ट है। अब्रप्ट यानी अचानक से वो कुछ भी कर सकती है, कभी आवाजें निकालने लगती है, कभी उड़ के अपने बेबीज को फीड कराने लगती है, तो कभी गीत गुनगुनाने लगती है। नाउ व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन, यहाँ इस पोएम में इंजन शब्द को कवि ने क्यों रेफर किया है? द इमेज ऑफ एन इंजन इज इवोक्ड बाय द पोएट। कवि ने इंजन शब्द को का इस्तेमाल इसलिए किया है बिकॉज ऑफ द सडननेस ऑफ ट्रिपिंग्स। सडननेस यानी जो अचानक से, ट्रिपिंग यानी चिड़िया के बोलने की आवाज आने लगती है। द वे दे स्टार्ट एंड एंड, और जिस प्रकार से वो स्टार्ट होती है और अंत हो जाता है, शुरू होती है और रुक जाती है, उसी प्रकार से an engine starts and dies in the same way when switched on and off। जब engine का हम स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्ट होता है,
और स्विच ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार से इस गोल्डफिंच बर्ड की ट्रिपिंग साउंड जो है वो स्टार्ट और एंड होती है। दैट इज व्हाई द पोएट हैज कंपेयर्ड द बर्ड विथ एन इंजन। बर्ड को उन्होंने इंजन के समान, बर्ड के साउंड को इंजन से कंपेयर किया है। What do you like most about the poem? पोएम में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई? The yellow color of the autumn and the various movements described in the poem. क्या चीज पसंद आई? आप अपनी own likes भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पोएम में पसंद आया, because this question is asked to you students. आप कक्षा 11 के बच्चों से इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो मैंने अपनी चॉइस से यहाँ लिखा है, आप अपनी चॉइस लिखेंगे। मोस्टली आई लाइक द येलो कलर ऑफ द ऑटम, जो पतझड़ के मौसम में पीला रंग हो जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। एंड द वेरियस मूवमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, और जो अलग अलग मूवमेंट्स कविता में बताए गए हैं, बिगनिंग, मिडिल एंड द एंड, वो सभी चीजें मुझे अच्छी लगी। नाउ What does the phrase her barred face identity mask mean? ये जो फ्रेज है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? The bars of white, yellow, यहाँ पर black और yellow on the goldfinch are the identity marks for the young ones. Identity mark यानी पहचान के लिए क्या है ये? बार्ड फेस आइडेंटिटी। तो बार्ड फेस आइडेंटिटी व्हाइट और येलो कलर के जो मार्क्स हैं इस गोल्डफिंच बर्ड के बॉडी के ऊपर, ये उसके आइडेंटिटी मार्क्स हैं, ये उसके पहचान चिन्ह है। नहीं तो हम उसको पहचान भी नहीं पाते कि इस लेबनम ट्री के ऊपर कोई बर्ड या कोई पक्षी भी आकर बैठा है। और उसके यंग वंस यानी उसके बेबीज भी अपनी मदर बर्ड को इन मार्क्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। अब यहाँ नोट डाउन करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसमें कुछ साउंड वर्ड्स दिए हैं जो आपको यहाँ पे मैंने चूज करके बताए हैं कि इस पोएम में आए गए साउंड वर्ड्स को कलेक्ट करके लिखिए, जिनसे आवाज, अलग अलग प्रकार की आवाजों का भाव निकलता है। तो आई एम गोइंग टू रीड देम फॉर यू। साइलेंट, स्टिल, चिटरिंग, ट्रिलिंग, whistle, chirp and whisperings. These all are the sound words. Now the movement words, ऐसे शब्द जिनसे कि मूवमेंट का, हिलने डुलने का भाव हो, उन्हें ढूंढकर लिखना है। तो आई एम रीडिंग इट फॉर यू। ट्विच, सडननेस, स्टार्टलमेंट, स्लीक, अलर्ट, अब्रप्ट, ट्रमर, ट्रैम्बल, थ्रिल्स, फ्लिट, फ्लर्ट एंड लॉन्च। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सब मूवमेंट से संबंधित वर्ड है, जो इस गोल्डफिंच बर्ड और ट्री के मूवमेंट को बताया है इनके माध्यम से। नाउ देयर इज द कलर वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स विच शो द कलर्स। येलो, सेप्टेम्बर, येलो लीव्स एंड द येलो बर्ड। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम नाइसली। प्लीज नोट डाउन द गिवन क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक। उसका फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने टीचर्स से चेक कराएंगे, और कोई डिफिकल्टी, डाउट है तो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अपने अपने स्कूल में उनसे फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके उन्हें क्लियर करेंगे। आज की क्लास यहीं पूरी होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।